बिहार चुनाव जो अब तक मोदी बनाम महागठबंधन के तौर पर देखा जा रहा था, अब उसमें एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी आ गया है। जी हां, वो हैं एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। और इस ओवैसी फैक्टर ने बिहार के चुनावी रण में नीतीश और लालू के खेमे में खलबली मचा दी है। तो ओवैसी की रणनीति क्या है? क्योंकि लालू और नीतीश के खेमे से आरोप लग रहे हैं कि उनकी बीजेपी के साथ डील हो गई है। कोई कह रहा है कि वो बिहार वाया यूपी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ओवैसी आखिर चाहते क्या हैं? ओवैसी इन दिनों मुसलमानों के यूथ आइकॉन के तौर पर बनकर उभरे हैं। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी खुद न्यूज नेशन पर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। ओवैसी जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कहा जा रहा है कि आप सीमांचल में जो चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की है, दरअसल वो खेल बिगाड़ने की कोशिश है जिसकी डील बीजेपी के साथ हुई है। नहीं, ये तो एक बेबुनियाद इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाले बुज़दिल लोग हैं। देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि इलेक्शन लड़े। और अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा हूं, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और दूसरी बात यह है कि हमने फैसला लिया कि हम सिर्फ सीमांचल के इलाके तक इलेक्शन लड़ेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे वहां पर आप बीजेपी और कम्युनल पार्टी के खिलाफ वोट दीजिए, सेकुलर पार्टी को वोट दीजिए। अभी हमने तय नहीं किया कि कितने कैंडिडेट्स हम खड़ा करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अलायंस नहीं होगा। इसके बावजूद भी ये जो एरोगेंस है इन लोगों का, गुरूर है, इनको सिर्फ इस बात का गुस्सा है और पेट में दर्द हो रहा है कि इनके सामने कोई कैसे ठहरेगा। क्यों ठहर गया हमारे सामने? हम तो चौधरी हैं यहाँ के। नहीं, ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि दरअसल आप वहां जाकर उत्तेजक बयानबाजी करेंगे, वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। जो काम आपने महाराष्ट्र में किया मदद पहुंचाने का बीजेपी का, वही प्लानिंग बीजेपी के साथ आपकी हो गई है बिहार के लिए भी। देखिए, ये लोग जो है जाहिल लोग हैं, गुरूर में है। अगर पढ़े लिखे होते तो इनको समझ में आता कि महाराष्ट्र में हमने 24 कैंडिडेट खड़ा किए, जिसमें से 6 नॉन मुस्लिम थे, जिसमें ओबीसी और दलित कैंडिडेट भी थे हमारे। और पूरे महाराष्ट्र में 60 लाख मुसलमानों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 24 कैंडिडेट, मान लिए कि मैंने पूरे मुस्लिम वोट लिए तो 5,24,000 वोट मेरे को मिले। 55 लाख वोट कहां पर गए फिर? इसके बावजूद भी क्यों हार गई कांग्रेस, एनसीपी? वहां पर मैं दिल्ली इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां हार गए। झारखंड नहीं लड़ा, हार गए। हरियाणा नहीं लड़ा, हार गए। जम्मू कश्मीर नहीं लड़ा, हार गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां हार गए। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी हार गए। तो क्या हर जगह मेरी परछाई गई थी क्या? नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आप में क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, आप में सिंसियरिटी का प्रॉब्लम है। तो आपकी कमजोरी आप लाके मेरे घर पर रख रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं इसको कबूल करता हूं। चलिए, जनता तय करेगी उसे किस नजर से देखना है। लेकिन ओवैसी साहब, आप कई ओकेजन पे कह चुके हैं कि आपकी पॉलिटिक्स मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में आपने कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि वहां पर जो सेकुलर फोर्सेस हैं, वहां पर आपने अपनी दावेदारी पेश करके उनको घात पहुंचाई है। अगर आप वाकई में बीजेपी और मोदी के खिलाफ ही अपनी पॉलिटिक्स बताते हैं और लड़ते हैं, तो आप महागठबंधन के साथ भी हो सकते थे। वो रास्ता क्यों नहीं चुना आपने? देखिए मैडम, उर्दू की कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, बिन बुलाए मेहमान। ये सब बातें जो है आप करना बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप मुझे बताइए मैडम कि मोदी 280 सीटों पर कामयाब हो गए पूरे मुल्क में। एनडीए 31 सीट्स पर कामयाब हो गई 40 में से। मैं जिम्मेदार हूं बिहार में। ये सेकुलर पार्टी का वोट कहां गया? ठीक है, मैं हिंदुस्तान का सबसे बुरा आदमी मैं हूं, ये सब दूध के दूल्हे हैं। ये तमाम के तमाम राजा हरिश्चंद्र के जानशीन हैं। असदुद्दीन ओवैसी में दुनिया का ऐब बुराई सब मान लिया। भैया, फिर आपका इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहां गई? क्यों नहीं रोक सके बीजेपी को फिर आप? चलिए ओवैसी साहब, बिहार में आप अपना एक अलग एजेंडा लेके चल रहे हैं। आरोप अपनी जगह है, लोगों के सवाल अपनी जगह है। लेकिन मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करती हूं। जिस तरह से
कल हम चर्चा कर रहे थे कि ठीक है मेरा ओवैसी साहब से एक इंटरव्यू होना है। हमने आपके बारे में ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बात की, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी मेरे 2 दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत रैशनलाइज बात करते हैं, बड़ी तर्क सांगिक बात करते हैं और मुस्लिमों को एक पढ़ा लिखा अच्छा चेहरा, अच्छी आवाज मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ उनके जहन में कुछ आपके बयानों को लेकर भी सवाल था कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में या हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है और सही घर वापसी तब होगी जब सभी मुस्लिम बने, तो आपकी जो प्रोग्रेसिव रैशनल सोच है और फिर जब इस तरह के बयान आते हैं तो ओवैसी एज अ लीडर कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती है। नहीं, वो बयान जो आप बात कर रही हैं मैं बराबर उसको बोला हूं, मैं उस पर आज भी कायम हूं, मगर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप समझिए उस बात को, आप पूरा उसको बयान को आवाम के सामने रखिए। मैंने ये भी कहा कि हमारा बिलीफ है, मैं आप पर इम्पोज नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की तरह ये तो नहीं कह रहा हूं कि जब तक आप हिंदू मजहब को कबूल नहीं करेंगे आप इस नेशन के लॉयल नहीं है। ना ही मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को मैं एक इस्लामिक मुल्क बना दूंगा या हिंदू राष्ट्र के लोग जो बात करते हैं। मैंने कहा मेरा बिलीफ सिस्टम है, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, मगर मेरा बिलीफ सिस्टम है। हमारे मुल्क में कई बिलीफ सिस्टम है। मिसाल के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3000-4000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। आप भी उसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं जो बाकी दूसरी पार्टी कर रहे हैं। आप डिफरेंट कैसे हैं? आप क्यों मुस्लिमों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि भाई वो पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, उनके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है? भाई विकास नहीं हो रहा है तो वो हर एक का नहीं हो रहा है, उस मुद्दे को उठाइए। अगर आप भी मुस्लिम कार्ड खेलेंगे तो आप में और दूसरों में अंतर क्या रह जाएगा ओवैसी साहब? मैडम देखिए, आप मेरी बात से एग्री नहीं करते, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं और जो भी नहीं करता मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं अपनी बात को जो रख रहा हूं मैं एम्पिरिकल डेटा की बुनियाद पर आपसे बात रख रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट या सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर किसी का है तो मुस्लिम दलित का है। इसका जिम्मेदार रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट्स इन पावर नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम हम मुसलमानों में है, क्या इसकी जिम्मेदार रूलिंग पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि एनसीआरबी के डेटे की बुनियाद पर हिंदुस्तान की जेलों में दलित और आदिवासियों के बराबर मुसलमान अंडर ट्रायल्स जेलों में पड़े हुए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टीज या गवर्नमेंट इन पावर की नहीं है, जो लोग पावर में है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे स्कॉलरशिप दीजिए आप हर पढ़ने वाले को, तो क्यों नहीं देते मेरे को आप? मैं कह रहा हूं कि हज सब्सिडी बर्खास्त कर दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है, 600 करोड़ मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करिए, तो क्यों नहीं करते आप? ओवैसी साहब आप भी इसी सेटअप में से निकले हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अच्छा भी कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे दूसरे मजहब के लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे होते हैं। पिछड़ापन हर मजहब हर जाति के अंदर होता है, लेकिन क्या आप जानबूझकर, एक तरफ तो आप प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, पढ़ी लिखी तमाम रैशनल बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप जानबूझकर लोगों में ये भावना, आप इस तरह की विक्टिमाइज फीलिंग क्यों लाना चाहते हैं मुस्लिमों के अंदर? क्यों आप इस तरह का पोलराइजेशन करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये फील हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूं इसीलिए इस देश में मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? मैं आपको आप ही का एक बयान सुनाती हूं। आप खुद वकालत पढ़कर आए हैं, आप खुद बैरिस्टर हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान देना, उसके पीछे मैं आपका वजह जानना चाहूंगी, क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की भी और यूथ की भी जो आपको पसंद करती है, आपको एक यूथ आइकॉन के तौर पर देखती है। तो आप जरा उस बयान पर भी सफाई दीजिएगा। जरा वो बयान सुनिए जो आपने याकूब की फांसी को लेकर दिया था। बलवंत सिंह रजोना, संतन मुरुगन और परवेज इलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं, यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजोना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो। क्या कहेंगे ओवैसी साहब, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? क्या बलवंत सिंह रजोना को प्रकाश सिंह बादल ने जाकर उस वक्त के प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल से, सुनिए नहीं, आपको मेरी, देखिए आप बात को मुकम्मल करने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, फिर मैं सवाल सुन लीजिए। अच्छा, अभी जो लॉ कमीशन के जो जस्टिस एपी शाह का आप पढ़े स्टेटमेंट, क्या कहा उन्होंने कहा कि याकूब मेमन को फांसी देकर गलत हुआ। आप सुन लिए, मेरे अल्फाज नहीं है। जी जी। जस्टिस एपी शाह जो लॉ कमीशन के अभी हटे हैं, उनका इंटरव्यू है, क्या वो भी गुनाहगार है?
इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा कि उसकी क्लेमेंसी दीजिए। ये सब चीजें क्या है? आप लोग अच्छा, आप क्यों बचाए बलवंत सिंह रजौना को? क्यों नहीं राजीव गांधी के कातिलों को आप फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाते? हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो, इसलिए कि वहां की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। आपके विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ वो मुसलमान था इसलिए फांसी दी। भाई ठीक है, देश की अदालत है, आप खुद बैरिस्टर हैं, आपने देश का कानून का सम्मान करते हैं। नहीं, प्लीज आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से करके अपने आप को। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोर्ट का पूरा सम्मान करता हूं। मेरा झगड़ा किससे है? जो रूलिंग पार्टीज इन पावर है, जिनके पास क्लेमेंसी का पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास क्लेमेंसी का पावर है, वो अपने पसंद और नापसंद के ऊपर इस्तेमाल करते। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है फिर? भाई वो तो राजनीति कर बलवंत रहे सिंह हैं, रजौना किसका सगा? राजनीति कर रहे हैं। राजीव गांधी के कातिल किसके भाई बेटे हैं? राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। फिर क्या बात है फिर? आपने अंतर क्या है फिर? अरे मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। अरे आपने कहा कि आपको उनसे दिक्कत है, तो आप अपना बयान थोड़ा संभल कर बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपके फेसबुक के पेज पर 4.25 लाख लोगों के लाइक्स थे। मैं अभी 2 दिन पहले तक की बात कर रही हूँ। ट्विटर पर 80,000 आपके फॉलोअर्स हैं। तो आपको नहीं लगता जब इतने लोग आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक स्टेटमेंट, हो सकता है आपकी नाराजगी राजनीतिक पार्टियों से, सिस्टम से हो, लेकिन आप जब उसको एक विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट रिलीजन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये देश के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, भड़काऊ हो सकता है। आपको नहीं लगता ये? मैडम आप प्लीज समझिए कि मैं यूथ आइकॉन नहीं हूं, ना मैं बनना चाह रहा हूं। मैं एक ऐसा कमजोर आदमी हूं जिसमें बहुत से ऐब हैं, आपको नहीं मालूम, वो मेरा अल्लाह जानता है। जी जी। मैं ना कोई यूथ आइकॉन, ना कोई लीडर, ये फेसबुक इतने लाइक्स उसे मत जाइए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के हित में ये अच्छा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुबई में कहते हैं कि गुड तालिबान नहीं है, कोई बैड तालिबान नहीं है। ठीक है, मान लिया उनकी बात को। फिर असीमानंद गुड है, बैड है, प्रज्ञा गुड है, बैड है, वो जो वहां पर गुजरात में गुड है कि बैड है, उनके बयान गुड है कि बैड है, उसके उनको फांसी की सजा के लिए मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। चलिए वो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। वैसी गुड है या बैड है ये कोर्ट आप नहीं आप देखिए, आप जो है ना, प्रॉब्लम आपको ये है कि मोदी का नाम लेते कि पूरे टीवी के एंकर्स को परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितनी बार लेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई नोटिस नहीं आएगा हमारे चैनल को। मेरी बात तो बोलिए, जितनी बार उनका नाम लेना लीजिए। तो सुनिए फिर आप। बिल्कुल। हाँ तो सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी गुड है या बैड है वो कोर्ट तय करेगा। जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट तय करेगा। मगर यहां पर असीमानंद पर टेररिज्म का चार्ज है, टेररिज्म का चार्ज है, और गवर्नमेंट उसकी बेल मिलने का अपील नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं फिर? वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वहां पर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को लाइफ मिली, प्रोसिक्यूशन फांसी चाह रहा था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी थे, बोले नहीं फांसी का मुतालबा मत करो। ये क्या देश के हित में है फिर? मैडम ये क्या है बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी बोले तो एंटी नेशनल हो जाते हैं हम। मैं तो एक छोटा मोटा आदमी खड़ा हूं, मैं इंसाफ के लिए पुकार रहा हूं, कोई फरियाद मेरी सुनने तैयार नहीं है। मेरी बात को सब कह रहे हैं कि नहीं एंटी नेशनल बात कर रहे हो तुम। अरे ये क्या कोई ऑर्केस्ट्रा है कि एक ही सुर में सब गाना गाएंगे?